तो नमस्कार दोस्तों, हाजिर है नेक्स्ट पार्ट लेकर। जो हम बात कर रहे थे मैं पीछे छोड़ के गया था कि आधुनिक विधियां पढ़ेंगे। तो आधुनिक विधियों में आज हम पढ़ रहे हैं अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि, और इसका तो सीधा प्रतिपादक ही पूछते हैं, ध्यान रखना कि इस विधि को दिया किसने था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम दें तो दूसरा नाम इसका है ह्यूरिस्टिक। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये कि ये विधि किसने दी थी। ह्यूरिस्टिक मेथड या विधि किसने दी थी, तो ध्यान रखना ये विधि दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग प्रतिपादक। और ये प्रश्न सीधा ही पूछ लिया था कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ह्यूरिस्टिक जो शब्द है, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से बना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। आई फाइंड आउट, आई फाइंड आउट। ठीक है, अब इस विधि के अन्य नामों की बात करें कि अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इसके अन्य नामों की बात करें तो इस विधि को नाम देते हैं अनुमानी विधि। ठीक है, खोज विधि। और मेरे याद नहीं आ रहा कि ये पर्सन मैंने, हाँ ठीक है याद आ गया, ये केवीएस का एग्जाम था केंद्रीय विश्वविद्यालय का, उसमें पूछ लिया था कि ह्यूरिस्टिक विधि का या ये इस विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ध्यान रखना इसके एक ही बात है, ह्यूरिस्टिक कह दो चाहे अनुमानी विधि कह दो, इसके आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, तो ये विधि होती है, इसमें क्या होता है, बालक को ही कोई प्रश्न वही है सेम ऊपर वाले की तरह समस्या दी जाती है और उसका समाधान खुद ही खोजना होता है। ठीक है, तो इस विधि, ये विधि किस पे चलती है, इस विधि के सूत्र थोड़े से पूछ सकता है कि ये विधि किस सूत्र पे चलती है। तो ये विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरे की बात करें तो दूसरा है सब क्रिया, यानी आपको क्या करनी है, खुद ही क्रिया करनी है। सब क्रिया के सिद्धांत पे चलती है ये। तो ध्यान रखना आज व्यक्ति को क्या करना होता है, खुद ही क्रिया करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ज्ञात का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे बता देता हूँ। मैंने एक आपको ये कह दिया कि ये पेन है, ये पेन है, इस चीज़ का आपको पता है कि ये पेन है, ये किस प्रकार कार्य करता है, बस ये आपको समस्या दे दी कि इसका समाधान आप जानते हो, जानते क्या नहीं हो कि ये कार्य किस प्रकार करता है। तो इस चीज़ का आपको क्या करके लाना है, खोज करके लानी है कि कार्य कैसे करता है। तो ये थी आपकी आधुनिक विधियों। तो अगर इसकी बात करें कि ये विधि है क्या, तो ध्यान रखना ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बालक खुद क्रियाशील होगा तो क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक नंबर। ये C-TET के में लगभग इस विधि में से प्रश्न पूछता है। अगर ये वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये सामाजिक अध्ययन की बेस्ट विधि होगी अपने आप ही। सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विधि है, और प्रमुख है तो कौन सी कक्षाओं के लिए है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो इस विधि में क्या क्या होगा, तो ये इसमें मैंने खोज लिया था, इसमें बालक खुद क्या करता है, खुद निरीक्षण करता है। तो देखो निरीक्षण, अवलोकन, सामान्यीकरण, ये मैंने पीछे समझाया था आपको याद हो तो। सामान्यीकरण जैसी गुण विकसित हो जाते हैं बालक में, वो हर वस्तु को इसी नजरिए से देखना शुरू कर देता है। और जब ऐसा करेगा तो बालक में क्या होंगी, मानसिक शक्तियों का क्या हो जाएगा, विकास होगा। मानसिक शक्तियों का क्या होगा, विकास होगा। मानसिक शक्तियों का विकास होगा। ठीक है, अब हम इस विधि की बात करें तो ये विधि सामाजिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस विधि में क्या होता है, ऐतिहासिक, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, ऐतिहासिक घटनाएं वह तथ्यों को जानने में यह मदद करती है। यह क्या करती है, मदद करती है। तो ये व्यक्ति ये पूछ सकता है कि ह्यूरिस्टिक जो विधि है, अनुसंधान विधि है, ये कैसी होती है। तो देखो ये व्यक्तिगत भी हो सकती है कि व्यक्ति अकेला भी कार्य कर सकता है। ठीक है, और व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, यानी समूह में या सामूहिक, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकती हैं। ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, सामूहिक या सामाजिक गुणों का क्या होगा, विकास होगा। सामाजिक गुणों का
विकास होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, फिर आपके हिंदी में भी लगती है और यहाँ भी आपको ये मेथड पढ़ना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में कौन सा? आगमन प्रक्रिया, आगमन प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए आगमन का अर्थ क्या होता है। आगमन जो विधि है या आगमन की बात करें तो ये आगमन जो विधि है इसके चरणों की बात करें तो आगमन देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चलती किस तरफ है। ये देखना, उदाहरण पहले आपको उदाहरण देना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा अर्थात ये किस तरफ जा रही है। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले बालक को क्या देना है? आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ये उदाहरण है। क्या प्रस्तुत करना है? उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? उदाहरण प्रस्तुत करना है। फिर आपको क्या करना है? जो चीज़ आपने दी है उसका निरीक्षण करना है कि जो चीज़ दी गई है, उदाहरण दिया गया, वो क्या वो सही है, निरीक्षण करना है। फिर उसका सामान्यीकरण करना है कि क्या ये चीज़ सामान्यीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत है, यानी तुलना करनी है। ठीक है, और फिर इसका क्या निकालना है? आपको निष्कर्ष निकालना है। ये 4 चरणों से चलता है। ये कौन सी विधि? आगमन प्रक्रिया। ठीक है, अब हम देखें तो प्रश्न लगभग जो आया है वो ये पूछता है कि आगमन विधि के सूत्र, कि आगमन विधि किसको फॉलो करती है। ठीक है, तो आगमन विधि किसको फॉलो करती है देख लेते हैं। आगमन विधि नंबर 1 की बात करें तो ये चलती है उदाहरण से नियम के। पहले आपको उदाहरण देना है फिर नियम को समझाना है, तो ये चलेगी उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, उदाहरण है यानी आपके सामने कोई वस्तु है, अर्थात क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। यानी आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है, अर्थात वो क्या है? विशिष्ट है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अगर मैं बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तथैव। अब आपके लिए तो ये विशिष्ट ही हो गया, सामान्य थोड़ी है। आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। एक उदाहरण है, ज्ञात है, आपको पढ़ रहे हो, ज्ञात है ये, परंतु क्या छुपा है इसमें? इसमें कौन सी संधि है? अगर बात करें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट शब्द हो गया आपके लिए। नंबर 4 की बात करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, प्रत्यक्ष, आपके सामने पड़ा है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है, और नंबर 6 की बात करें तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। वैसे मुख्यतः हिंदी की विधि है ये, परंतु सामाजिक विज्ञान में भी काम आती है। आपने महाराणा प्रताप शब्द लिख दिया, महाराणा प्रताप, उसके बारे में आप क्या जानते हो? ठीक है, आपके सामने एक शब्द है, उसको प्रमाण करना है आपको, महाराणा प्रताप क्या ऐसे थे, तो ये विधि यहाँ भी उपयोगी है। ठीक है, तो इस विधि के गुण क्या क्या हैं? इस विधि के गुण क्या क्या हैं? तो देखो वही है, ये विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक खुद करता है कार्य, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है सबसे पहली बात। ठीक है, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विधि कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना, ये उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा होता है? 6 से 8, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पर उपयोगी है ये, पर उपयोगी है ये विधि। 6 से 8 के जो बालक होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर बात करें प्रारंभिक कक्षाओं की,
तो इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में भी आप करवा सकते हो। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ये खोज विधि है। कैसे? आपने अगर किसी प्राइवेट संस्थान में या आपने घर पे बालक की किताब को देखना, छोटे बालक की, उसमें एक शब्द दिया होगा और आपको उस पाठ में या एक चित्र दे देंगे, सीधा सा देख लो, आप देख लो, एक एप्पल का चित्र दे दिया, उसके बाद में आपको उस बालक को एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है। ये कहाँ आता है? यही तो आता है। या बालकों को डॉट डॉट कर देंगे ऐसे, फिर बालक को क्या सिखाया जा रहा है? ये क्या सिखाया जा रहा है? बालक इस पे क्या करेगा? तो देखो, उदाहरण दे दिया, ऐसे नियम हुआ, सीख गया, ज्ञात है, सामने दिख रहा है, अज्ञात की ओर चला गया कि इस तरह करने से ये लिखा जाएगा। विशिष्ट है, सामान्य हो जाएगा। स्थूल है, बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। प्रत्यक्ष है, विश्लेषण है, बाद में क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। तो ये विधि यहाँ भी क्या है? बहुत उपयोगी है। इससे क्या होगा? बालक की मानसिक शक्तियों का क्या होगा? विकास होगा। मानसिक शक्तियों का विकास होगा। ज़्यादा तो 6 से कक्षा 8 के लिए उपयोगी है ये। कक्षा 6 से 8 के लिए उपयोगी है ये। ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो ये वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को क्या करती है? विकसित करती है। नंबर 6 की बात करें, इससे सीखा ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी होता है। सीखा ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है। अब अगर बात करें इसके अवगुण की, बात करें कि अवगुण क्या है इसके, तो देखते हैं। तो ये विधि क्या है? उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। कक्षाओं के लिए अवगुण है, ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनकी समझ विकसित हो जाती है तो वो इस मेथड से नहीं पढ़ते, वो इसका उल्टी होती है, निगमन विधि, वहां से पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है। इसमें सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है। और क्या होगा? अगर सीखने की गति धीमी है मतलब पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा क्या? इसमें पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता। ये इसका अवगुण है। नंबर 4 की बात करें तो ये विधि शिक्षकों के लिए कठिन विधि है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में ये पूछता है। ठीक है। शिक्षकों के लिए कठिन विधि है ये। कैसे? देखते हैं। शिक्षक क्या करेगा? उदाहरणों का चयन करेगा। कितने उदाहरण चयन कर सकता है वो? तो उदाहरणों का चयन करने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? पाठ्य पुस्तक की। और पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण बहुत ही कम दिए होते हैं, और पाठ्य पुस्तकों में उदाहरणों का क्या होता है? अभाव होता है। इसीलिए शिक्षक को अन्य क्षेत्रों में खोज करनी पड़ती है और वहाँ से उदाहरण लाने पड़ते हैं। ठीक है। अब अगर लास्ट की बात करें कि इसमें और क्या है, तो ये देखो, ये कमज़ोर और मंद जो बुद्धि होती है ना, कमज़ोर व मंद बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए कठिन है ये। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी विधि है? ये कठिन विधि है। उनको नहीं पढ़ाया जा सकता इस मेथड से। ठीक है। क्योंकि वे मानसिक क्रियाएं कर नहीं पाएंगे। ओके। तो ये थी आपकी कौन सी? आगमन विधि। ओके। फिर हम पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में देखो, पहले इसे याद कर लो, नी से याद कर लो, नियम। इसमें पहले क्या बताया जाता है? नियम से उदाहरण की ओर। ये विपरीत है किसके? आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है।
नियम से उदाहरण की ओर। यानी हमें पहले नियम देना है और फिर उदाहरण। पहले नियम समझाओ, फिर उदाहरण करते हुए समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। तो इसका मैंने तो एक सूत्र बनाया हुआ है, याद करो तो, कि सासू जो होती है ना, सासू वो अज्ञात, सासू होती है अज्ञात होती है, अज्ञात नियम के प्रमाण मांगती है, अज्ञात नियम के प्रमाण मांगती है। ये ट्रिक है, अगर याद रख सको तो। एक याद कर लो, इसकी विपरीत कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। तो ये याद कर लो, तो आगमन विधि के सारे सूत्र अपने। अब देखो सास याद कर लो, ये विधि कैसे चलेगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में देखो सु, सु है ना, तो इसको याद कर लो, सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। नंबर 3 की बात करें अज्ञात, तो ये क्या हो जाएगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। नंबर 4 नियम, तो ये तो आ गया, नियम से उदाहरण की ओर। फिर आ रहा है प्रमाण, 5 नंबर, तो आ जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, तो ये इन सूत्रों पर चलती है। ठीक है, तो इस विधि में पहले क्या दिया जाता है, नियम समझाया जाता है। जैसे अगर बात करें, हम पीछे वाले उदाहरण की बात करें, कोई भी उदाहरण की बात करें, तो अगर किसी बालक को क लिखना सिखाना है तो इसको ऐसे न देकर पहले बालक को सिखाया जाए कि बेटा ये एक 0 की आकृति है, फिर 1/1 लिखना है बेटा, फिर इसको 1 को ऐसे करना है। अब ये क्या बन गया, क बन गया, नियम। अब नियम तो ये कहता है कि बालक को सीधा सिखाया जाए। ये लो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको देखो, ये मैंने एक पीछे से दिया था, ये देखो। तो बेटा ये देखो, इसमें सबसे पहले नियम देखो कि कितनी मात्रा लगी है, 2 मात्रा लगी है जी। 2 मात्रा किसकी होती है, इसकी होती है जी। ये किससे बनता है, ए आ के साथ ए लगने से बनता है, ये नियम है। अब इसको तोड़ दो बेटा, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तथा धन ए बनेगा, ये नियम है। तो इस तरह पहले बालक को क्या समझाया जाए, नियम समझाया जाए, फिर उदाहरण को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो अब इस विधि के क्या गुण हो जाएंगे, उसकी बिल्कुल विपरीत गुण है ये। ठीक है, तो ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। वो विधि उच्च कक्षाओं के लिए नहीं थी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। समझ में आ गई। नंबर 2, इसमें समय बहुत कम लगता है, ये सरल व संक्षिप्त विधि है। एक नियम याद कर लो, उदाहरण कितने अपने आप बनते जाएंगे। नियम याद करो, इसीलिए पूरी व्याकरण याद हो जाती है। ठीक है। नंबर 3, पाठ्यक्रम जो होता है वो समय पर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्ण समय पर, तो लंबी तो है ही नहीं। ठीक है। और नंबर 4 की बात करें, इसमें जो संसाधन प्रयुक्त होते हैं, संसाधनों की क्या है, आवश्यकता कम पड़ती है, आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। आवश्यकता पड़ती नहीं, बहुत कम पड़ती है। अब इस विधि की बात करें कि अवगुण क्या है इस विधि के, तो वो मनोवैज्ञानिक थी, तो ये क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्योंकि इसमें रट्टा मारा जाता है, सूत्र रट लिया, उसके बाद में आप कुछ नहीं, आपके माइंड में सूत्र याद है, तो इसीलिए मन कौन सी विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगर अमनोवैज्ञानिक है, ये किस पे आधारित हो गई, फिर ये शिक्षक केंद्रित विधि हो गई, ध्यान रखना है। और ये पेपर में पूछता है कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। ठीक है। पहला 2 नंबर, ये निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, ये अवगुण है इसका। ठीक है। इस विधि में क्या करता है, इसमें बालक अनुकरण करना ज़्यादा सीखता है, अनुकरण से
अधिक सीखता है। बच्चा रट्टा मारना सीख जाता है, तोता बन जाता है। ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो मानसिक विकास कम होता है, रट्टा मारता है, मानसिक विकास कम होता है। 5 नंबर की बात करें, ये यांत्रिक तरीके जैसे कोई मशीन होती है ना, वैसे को क्या बोलेंगे, रटने। यांत्रिक तरीकों पर बल देती है, रटने पर क्या देती है, बल देती है कि कोई वस्तु से रट्टा मार लो, एक सूत्र याद कर लो और अपने आप ही काम हो जाएगा। नंबर 6 की बात करें अवगुणों में, तो नंबर 6 पे आपका आएगा कि इस विधि द्वारा केवल क्या याद होंगे, नियम याद होंगे, केवल नियमों सिद्धांतों का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है। ये अपना आधुनिक विधियों का टॉपिक था। ठीक है। और अब कल साइको में भी आपके टॉपिक लगता है कौन सा, मूल्यांकन। ठीक है। और इधर शिक्षण विधियों में भी आपके दे रखा है मूल्यांकन। ठीक है। ये देखिए इसके अंदर लास्ट टॉपिक दे रखा है आपका मूल्यांकन, ये शिक्षण विधियों का टॉपिक है। तो ये आपकी साइको में भी है, मनोविज्ञान में भी है और यहाँ भी है। तो इसको कल हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के तरीके से पढ़ेंगे और कुछ पढ़ने भी लायक है ये टॉपिक। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। तो जय भारत, जय राजस्थान।